इन सब मैटर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और हमारे साथ संदीप शिनॉय भी जुड़ रहे हैं पिंक रिसर्च से, और टेक्निकल एनालिस्ट भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बट संदीप से पूछते हैं। संदीप, करीब करीब 16,400 के आसपास से बाजार काफ़ी अच्छे तरह रिबाउंड करके 18,000 के पास आया, लेड बाय बैंक्स। बहुत दिनों बाद हमने इतना ब्रॉड बेस्ड बाइंग बैंक्स में देखी। क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक का जो वीक पैच था कॉर्पोरेट बैंक्स का लास्ट 1.5 साल का, वो अब रिवर्स हो रहा है? अब टाइम आ गया है कि बैंक स्टार्ट परफॉर्म करने लगेंगे और पूरे बाजार को सपोर्ट करेंगे? अजय नमस्कार। ये आपने अच्छा एक उछाल देखा है आज। बैंकिंग निफ्टी में भी एक लोगों की निवेशकों की रुचि दिख रही है। बट मुझे ये लगता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स जो है, एक दो दिग्गज छोड़ के, उनमें ज्यादा आपको इजाफा मिलने की संभावना आज के दिन में कम है, क्योंकि उनकी दिक्कतें है जो कार्य में आपको दिखाई देंगे, उनके नतीजों में भी आपको ज्यादा कुछ उत्साह दिखेगा नहीं। बट निजी क्षेत्र के बैंक्स जो है और जो एनबीएफसी है, मुझे लगता है उनका दौर जो है वो काफी, एनबीएफसी पिट चुके थे, वो अभी वापस रास्ते पे आ रहे हैं, जो आप कह सकते हैं ग्रोथ ट्रैक पे। तो मुझे लगता है जब ग्रोथ ट्रैक पे आते हैं तो स्वाभाविक है कि उनमें निवेशकों की रुचि बढ़ेगी, और स्लोली एंड स्टडीली दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग द मार्केट, which is basically their segment of the market, the bank nifty। तो वही हमको दिख रहा है। अगर ये बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा दिग्गज भाग जो है वो थोड़े निजी क्षेत्र के बैंक ही है, और उन्हीं में आप निवेशकों की रुचि देख रहे हैं। तो इसको बैंकिंग क्षेत्र से कनेक्ट मत कीजिए। इट्स लार्जली फ्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स व्हिच आर हेवीवेट, व्हिच विल बी ड्राइविंग। फेयर पॉइंट। संदीप, आईटी पे आपका क्या व्यू बन रहा है? लार्ज कैप आईटी रिजल्ट्स में जाते वक्त बहुत ही कमजोर 5-6 दिन से हम देख रहे हैं। क्या बाजार का रुझान या इसमें कमजोरी का क्या कारण देखते हैं आप? well, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों के अगर आप नतीजे देखें जो एक दो आए हैं, तो उसमें काफी उत्साह दिख रहा है आपको। शायद दे गिविंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉमिस एज टू व्हाट द नंबर्स विल बी हियर। सो यहाँ के दिग्गज जो कंपनी है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिन कारोबार रहता है, स्पेशली अमेरिका बाजारों में, तो मुझे लगता है उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाने में। सो शायद एक मुनाफा वसूली का दौर था, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा प्रोडक्शन भी किया था पिछले 2-3 महीनों में। सो एक मुनाफा मुनाफा वसूली का दौर था, वो मुनाफा वसूली का दौर खत्म होने को आ रहा है। तो मुझे लगता है जब नतीजों के क्षेत्र में हम जा रहे हैं, आई थिंक द रिजल्ट सीजन शुड स्टार्ट इन अ फ्यू डेज। तो उनमें स्वाभाविक है कि जो आईटी कंपनीज है, स्पेशली दिग्गज कंपनीज जो है, उनके नतीजे उत्साहजनक रहेंगे। तो मुझे लगता है जो निवेशकों की रुचि जो है, संस्थागत हो या आम इधर डोमेस्टिक इन्वेस्टर एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर, मुझे लगता है उनकी रुचि जो है ये आईटी क्षेत्र में कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो दे विल ऑल फाइंड बायर्स एट ईच एंड एवरी लेवल नाउ। संदीप, पंकज ऑल्सो ज्वाइनिंग इन। मिड कैप के लिए भी लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा है। आपको लगता है मिड कैप में कोई ऐसे सेक्टर या स्टॉक्स है जिस पे लोगों को फोकस करना चाहिए, फोकस्ड ऑन स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी जिसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है? पंकज, मैं ये कहूंगा कि मिड कैप है इसलिए उसमें आप निवेश मत कीजिए, क्योंकि कि ये बुनियादी दौर से शायद सही ना निकले। बाई ओनली दो स्टॉक्स। आज के दिन में जब बाजार इस स्तर पे है, बाजार का वैल्यूएशन जो है वो सस्ता नहीं है, इट इज अ बिट रिच राइट नाउ। बट इस किस्म के माहौल में, इस किस्म के स्तर पे लोगों को वैल्यू स्टोरीज में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक हाई प्राइस स्टॉक जो है, वो दिग्गज हो या मिड कैप हो, तो उनसे थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और मिड कैप में तो मुझे लगता है हाई प्राइस स्टॉक्स में आज के दिन में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही अगर आपको लार्ज कैप में, जिसमें लिक्विडिटी काफी बड़े पैमाने पे आपको दिखाई देता है, जिसमें से आप एग्जिट एक मिनटों में कर सकते हैं, और वही वैल्यूएशन मेट्रिक्स पे आपको मिल रहा है, और वही ग्रोथ पैरामीटर्स पे मिल रहा है, तो आपको लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप में तब भी इन्वेस्ट कीजिए जब आपको वैल्यूएशन में काफी सस्ते में मिल रहा है और ग्रोथ जो है वो आपके हित में है।
ओके, गुड आफ्टरनून संदीप, दिस इज पूजा। आपसे अर्निंग पे ही व्यू लेना चाहेंगे। अगर इस क्वार्टर बात करें तो आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि निराश कर सकते हैं और जिनसे फिलहाल अभी कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए? क्योंकि अच्छे सेक्टर्स की तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पर थोड़ा कॉशियस होना चाहिए इस अर्निंग में? तो मुझे लगता है थोड़ा निराशा हो सकती है कैपिटल गुड्स सेक्टर में। पीएसयू बैंक्स जो है, मुझे लगता है तो थोड़े उनके नतीजे जो है निराशाजनक हो सकते हैं। और ऑटो, यू नो, दे पुट अप अ वेलिएंट फाइट, काफी धैर्य से उन्होंने ये जो पिछले 3-4 महीनों में अपने कारोबार संभाला है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति जो है उनके हित में नहीं है। तो मुझे लगता है ये 3 क्षेत्रों से अगर निवेशक थोड़े दूर रहेंगे या गिरावट की अपेक्षा करेंगे निवेश के लिए, तो कुछ गवाएंगे नहीं, बिकॉज दिस सेक्टर्स विल गिव अपॉर्चुनिटीज टू एंटर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। राइट। संदीप, आपने एक ट्रांजैक्शन देखा है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का? बट छोटा सा एक इसका डिविडेंड आया, बाजार को बड़ी डिविडेंड की उम्मीद थी जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किया अभी प्राइवेट इक्विटी कंपनी के साथ। स्टॉक नीचे के सर्किट पे लगा हुआ है। आपने देखा है ये ट्रांजैक्शन, या फिर आपने ये स्टोरी आप फॉलो कर रहे हैं? क्या व्यू है स्टॉक पे? मैं स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा अजय, बट मैं यही कहूंगा कि बाजार का एक पुराना एक कहावत है ना कि बाय ऑन एक्सपेक्टेशन सेल ऑन न्यूज। तो कभी भी अगर आप देखेंगे, आशा अपेक्षा में जो होती है, एक स्टॉक में एक रफ्तार आता है, एक बढ़ाव आता है। जो आशा अपेक्षा की जो एक घटना जो अगर घटित होती है, तो शायद उसमें से ऐसा ऐसा कि बाय ऑन एक्सपेक्टेशन सेल ऑन न्यूज, शायद इस किस्म का थिंग कुड बी इन प्ले इन दिस स्टॉक। बट मैं यही कहूंगा कि आम निवेशकों के लिए कभी भी आप कोई भी स्टॉक चुनते हैं तो सावधानी बरत लीजिए। वैल्यूएशन आपके हित में है तो ही आप नया निवेश कीजिए। बट ऑन डिविडेंड स्ट्रिपिंग या मर्जर स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग जो आप बोल रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट की रणनीति है वो संस्थागत निवेशकों के लिए अच्छी रहेगी, ये आम या लघु निवेशकों के लिए सही नहीं रहेगी। राइट। अगर हम देखें, जनरली हमने देखा है कि सेक्टर्स जिसमें वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वही मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर्स होते हैं टू ओन। आपको लगता है टू व्हीलर ऑटो जिसने साल भर से कुछ नहीं किया है वो एक सेक्टर है जिसमें लोग अभी भी निवेश कर सकते हैं? ये अगर आप देख लीजिए पंकज, ये तो एक वैल्यू स्टॉक बन चुके हैं टू व्हीलर, बट इनमें ग्रोथ आने, जब तक ये ग्रोथ नहीं आते हैं, इनमें आप वो कह सकते हैं कि संस्थागत निवेशकों की या जो बॉयंसी ऑफ द मार्केट या मार्केट फ्लेवर जो बोलता है, बरसाती मेंढकों की तरह जब फ्लेवर ऑफ द मार्केट आता है तो स्टॉक्स चल जाते हैं, क्षेत्र चल जाता है और क्षेत्र के दिग्गज भी चल जाते हैं। वो वक्त आने के लिए टू व्हीलर्स में मुझे लगता है और एक 2 या 3 तिमाही लग सकते हैं। जब पुट अप अ वेलिएंट शो, जब फॉट द बैटल ऑफ द मार्केट। कोविड में जो लोगों की बैंड बज गई थी उससे वो काफी अच्छे तरीके से पार कर चुके वो दौर। बैलेंस शीट भी अच्छे है, बट निवेशकों की रुचि आने में और ये बॉयंसी आने में 1-2 तिमाही लग सकते हैं। बट हाँ, जो निवेशक वैल्यू स्टॉक करना चाहते हैं और एक अवधि उनकी जो थोड़ी लंबी हो सकती है, उनके लिए मुझे लगता है ये काफी अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। संदीप, फार्मा में हमने देखा कि एक काफ़ी चले थे बीच में ये सभी स्टॉक्स, इंडेक्स पूरा इंडेक्स ही परफॉर्म कर रहा था इसमें, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भी कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है। आने वाले समय के लिए फार्मा सेक्टर को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? और ये जो गिरावट आई है, थोड़ा करेक्शन आया, क्या और ऐड कर लेना चाहिए इन स्टॉक्स को? जी, इसमें क्या होता है कि एक जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, जो दिग्गज कंपनी, उनका अंतरराष्ट्रीय कारोबार जो होता है काफी फैला हुआ होता है, और उसमें जो धीमापन आया है तो मुझे लगता है उसका असर इनके वैल्यूएशन पे आपको दिख रहा है। थोड़े कंपनीज जो होते हैं वो जो हमारे देसी बाजारों में खेलते हैं ना, डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स, तो मुझे लगता है उनका जो है दौर अच्छा रहेगा। दे विल हैव गुड ट्रैक्शन, गुड अर्निंग। तो उस किस्म की कंपनियों में जिनका जो अंदरूनी कारोबार जो है वो काफी बड़ा है, उनके रेवेन्यू के शेयर में अगर आप देखेंगे, तो उस किस्म कंपनियों में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय कारोबार में जो ज्यादा बड़ा
दाव लगाते हैं, तो उनको मुझे लगता है और 1-2-3 तिमाहियों तक थोड़ा एक साइडवेज मूवमेंट का यू विल हैव टू फैक्टर इट इन योर कैलकुलेशन। बट फार्मा एक क्षेत्र है, वो आज के दिन में एक डिफेंसिव सेक्टर है, इसमें ग्रोथ आने के लिए थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ेगा, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव सेक्टर्स एट द करंट लेवल्स। राइट। संदीप, सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। आज अगर आप देखें तो इंडिया सीमेंट्स काफ़ी ज़ोरों पे है, ऑलमोस्ट 13-14% है, और सबको पता है कि वहाँ पे दमानी जी भी एक बड़े इन्वेस्टर हैं, और कभी ना कभी बाज़ार इस तरह की अटकलें लगाता है कि उनका बड़ा रोल हो सकता है शायद कंपनी में आगे चलते हुए। उसके अलावा भी ग्रासिम को भी अगर आप देखें 5% ऊपर है आज, 2-4 दिन से चल रहा है। सीमेंट में एक नया रुझान आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये स्पेस कैसा लगता है, और एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बात कर सकते हैं, या अदरवाइज सेक्टर पे भी? मुझे लगता है अजय, ये क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, ये क्षेत्र डार्क हॉर्स निकल सकता है, क्योंकि सबसे बुरे वक्त में भी इन्होंने अपना एबिटा पर टन, जो इनके कार्यकुशलता का एक प्रतीक हो सकता है, दे हैव मेंटेन, मोस्ट ऑफ देम हैव मेंटेन गुड एबिटा पर टन। और थोड़ा अगर 30 रुपए ऊपर या 30 रुपए नीचे भी होने के बाद पर बैग प्राइस, इनके मुनाफे में ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं, या ज्यादा कुछ असर आपको दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगता है जो बड़े कंपनीज है वो अपने हिसाब से चलेंगे, बट आम निवेशकों के लिए मैं यही कहूंगा कि जो इमर्जिंग रीजनल प्लेयर्स है, जो 10 मिलियन टन के नीचे जो है वो 10 मिलियन टन के ऊपर अपना कैपेसिटी, कारोबार की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो उस किस्म के कंपनियों में अगर आप 1 साल के 1.5 साल के नजरिए से दाव लगाएंगे, तो मुझे लगता है आपको एक मुनाफा जो है वो काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज स्केल प्रीमियम एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रीमियम जब दोनों आते हैं, तो इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड जैकपॉट इन्वेस्टमेंट। और शायद ये जो दूसरे या तीसरे श्रेणी की सीमेंट कंपनीज है उस स्तर पे आपको मिल रही है। राइट। संदीप, हमने पिछले दोनों वेव्स में ये देखा है कि जब भी लॉकडाउन्स या केसेस बढ़ते हैं, होटल के शेयर्स, टूरिज्म के शेयर्स, थिएटर के शेयर्स नीचे चले जाते हैं, और एक रीओपन ट्रेड वापस से आता है जब ये थीम्स वापस से डिमांड पिकअप करती है। आपको लगता है इस टाइम भी ये एक रीओपन प्ले निवेशक देख सकते हैं, बिकॉज कभी ना कभी ये केसेस ज़रूर कम होंगे? वेल, मुझे लगता है आपको काफी शातिर खिलाड़ी होना चाहिए। इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडर, जो बोलता है व्यापारियों का बाजार जो होता है, ट्रेडर्स मार्केट, तो उनमें आप ये रीओपन ट्रेड, पॉपअप ट्रेड, रिवेंज ट्रेड खेल सकते हैं। बट ये मैं यही कहूंगा, अगर आप शातिर खिलाड़ी है तो ही इस किस्म की रणनीति अपनाइए। बट अगर आप आम निवेशक है जिसके पास by the time you get information and by the time it comes on TV and everybody talks about it, it could be too late, तो कहीं ये ना हो जाए कि आप अपनी खरीदारी में और किसी को एग्जिट दिला दे। तो आम निवेशकों को मैं यही कहूंगा कि ये इस किस्म के जो ट्रेड है, ये रणनीति काफी लाभदायक भी हो सकती है अगर आप शातिर हो। बट अगर आप सिर्फ एक फंडामेंटल ड्रिवन इन्वेस्टर हो, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के तौर पे, वैल्यू स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप कुछ गंवाएंगे नहीं, आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हाँ, बट इफ यू आर अ ट्रेडर और आप में वो शातिरता है, तो देन यू कैन लुक इनटू रीओपन ट्रेड और रिवेंज, वो जो बोलते हैं रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज और बाउंस अप ट्रेड, वो आप अपना सकते हैं। बट बी वेरी वेरी क्लियर। तो ठीक है, वैल्यू ट्रेड की बात करते हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स ने कुछ भी नहीं किया है पिछले 1.5 साल में, जब से पेंडेमिक हुआ है। आई थिंक HUL तभी भी 2100 था, अभी भी 2300 ही है। नेस्ले ने भी कुछ नहीं किया है। वेरियस अदर स्टॉक्स ने कुछ खास नहीं किया है। मे बी मैरिको एंड GCPL हैव डन वेल। ये स्टॉक्स में लोग जा सकते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके मार्जिन पे देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना प्राइस हाइक ले सकते हैं, कितना प्राइस हाइक लेंगे। इसके लिए ये टाइम की मैनेजमेंट कॉमेंट्री के बाद वो डिसीजन लेना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि इस किस्म के स्टॉक्स, ये बोलते हैं ना बुलेट प्रूफ स्टॉक्स या डिफेंसिव स्टॉक्स, जब बाजार में या हमारे आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था में जब बुरा वक्त आता है, तो इसमें लोग निवेश करके बैठते हैं, क्योंकि इवन इन द वर्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल इन आवर कंट्री, इनके अर्निंग्स में ज्यादा आपको नकारात्मक असर दिखता नहीं। बट जब बाजार जब अर्थव्यवस्था में बढ़त आ रही है, जैसे हम अभी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, GDP में भी लोग अभी अपेक्षा कर रहे हैं 8, 9, 10% का इजाफा की, तो उस किस्म के दौर में जब हम जा रहे हैं, तो ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स है वो अंडर परफॉर्म करेंगे।
तो मुझे लगता है इनका दौर हो चुका है, इन्होंने अपना काम कर चुके हैं। जो निवेशकों को जो मुनाफा दे रहे थे या संरक्षण दे रहे थे या स्टेबिलिटी दे रहे थी, वो वक्त हो चुका है, वो गुजर चुका है। तो मुझे लगता है आगे जाके अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था पे बढ़त की अपेक्षा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कंजम्पशन स्टॉक से अगर आप दूर रहेंगे तो कुछ गवाएंगे नहीं। बट ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक्स खराब है, लेकिन आपको फायदे के लिए, फायदेमंद निवेश के लिए काफी और अच्छे विकल्प भी मिल सकते हैं। संदीप, एक लास्ट क्वेश्चन। जिस हिसाब से लास्ट 2-3 साल निकल के गए मार्केट्स के लिए, जो लोग इन्वेस्टेड रहे उनका अच्छा पैसा बना, जो वॉलेटिलिटी में निकल गए वो शायद ऊपर के भाव पे वापस आए। यहाँ से अगर आप 2-3 साल का नज़रिया लें और एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बना के बैठे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की, आपको लगता है 15% कैगर, 18% कैगर या और कम हो सकता है? आपका व्यू क्या है नेक्स्ट 2-3 साल पोर्टफोलियो अप्रोच के हिसाब से? अजय, अगर आप देखेंगे तो बाजार तो शायद आपको 12-13% का सालाना कैगर दे जाएगा, इसलिए। बट इस स्तर पे बड़ा पैसा लगाना है और थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि यू हैव टू बीट द मार्केट। मार्केट परफॉर्मर अगर बनते हैं तो शायद आप निफ्टी के ईटीएफ लेके बैठ सकते हैं। वो एक रणनीति अच्छी रहेगी जिसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा, वॉलेटिलिटी भी नहीं रहेगा, और आप मार्केट परफॉर्मेंस करेंगे। बट बियॉन्ड मार्केट परफॉर्मेंस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको आप भले यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आप मिड कैप या जो ग्रोथ कंपनीज से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि वही कंपनीज जो है जो आपको वो आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर एक 60-70% अगर आप लार्ज कैप में डालेंगे और 25-30% अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स मिड कैप में डालेंगे, तो आप मार्केट को कंफर्टेबली बीट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकेंगे। तो इस किस्म की रणनीति अगर आप अपनाएंगे तो मुझे लगता है आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। राइट, ऑल राइट संदीप, हमारे साथ आज बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इससे पहले कि हम स्टॉक पिकिंग करें, चार्ट चेक्स लें अपने टेक्निकल एनालिस्ट से, इस हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन की स्टोरी को जान लेते हैं। क्यों उसमें 20% का आज सर्किट लगा हुआ है, डाउन सर्किट एक्चुअली, और इतना बड़ा ट्रांजैक्शन भी किया उन्होंने।